हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग जीआईबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर एएफएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इन्हें क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कैश फ्लो इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वेयर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो, कैश का मतलब आपको पता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कैश के जैसे ही यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसको आप कैश के जैसे यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी की पेमेंट करनी हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो बैंक बैलेंस है ना, ये आपका कैश इक्विवेलेंट जो है वो कहलाता है, जो कि कैश तो नहीं है पर कैश के इक्वल ही है। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिनको आप बहुत जल्दी जो है वो कैश में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो, काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं, तो इनको भी आप कैश के जैसे ही यूज कर सकते हो। तो ये भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें आती है। एक तो कैश खुद आता है, उसके बाद बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आपका कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त कैश फ्लो का मीनिंग होना पता होना हमें जरूरी है। कैश फ्लो का मतलब क्या है, तो जितना भी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर और जो भी आउटफ्लो हो रहा है उसी को हम कैश फ्लो जो है वो कहते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ आपके पास इनकम्स रिसीव होती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, वो आपका कैश फ्लो जो है वो कहलाता है और इसी चीज को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, डैश आर दोस ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिनसे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो, जो आपका कैश फ्लो होता है, आपका जो कैश फ्लो होता है वो बेसिकली दो तरीका का होता है। एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है आपका यहाँ पर कैश आउटफ्लो। एक होता है आपका यहाँ पर कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब ये होते क्या है, देखो, जब आपके पास पैसा आता है यानी कि कैश आपके पास आता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने सेल्स की तो इससे आपके पास कैश आया या फिर बैंक में पैसा आया, तो ये आपका कहलाएगा कैश इनफ्लो। क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो जब होता है तो उससे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस इंक्रीज होता है। जैसे मान के चलिए अभी आपके पास 50,000 रुपए का बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, आपने 10,000 रुपए की यहाँ पर सेल्स की, तो इस ट्रांजेक्शन से आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है वो 60,000 रुपए जो है वो हो गया। मान के चलिए आपके पास कैश आया, तो इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये आपका कहलाएगा कैश इनफ्लो। क्या कहलाएगा यहाँ पर? कैश इनफ्लो। क्लियर है आपको? एक होता है आपका कैश आउटफ्लो, जब आप कोई पेमेंट्स करते हो यानी कि आपके बिजनेस से जब कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट बाहर जाता है तो वो आपका कैश आउटफ्लो जो है वो कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने वेजेस पे किए हैं, सैलरीज पे किए हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो आपका कैश आउटफ्लो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर दोज ट्रांजेक्शन दैट डिक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दीज आर एक्सपेंसेस पेड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कैश आउटफ्लोज रहेगा। देखो, कैश आउटफ्लोज की वजह से आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। और नॉर्मली जो कैश आउटफ्लो होते हैं वो एक्सपेंसेस की फॉर्म में होते हैं। आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो, जो भी खर्च करते हो, जैसे वेजेस, सैलरीज, तो उसकी वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके बिजनेस से चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो वो आपका कैश आउटफ्लो जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट होती है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो भी मूवमेंट होती है, ठीक है, जो भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उन्हें शो करता है यानी कि रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो,
कैश फ्लो स्टेटमेंट ही एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती है, यानी कि जो भी इनफ्लो हो रहा है, जो भी आउटफ्लो होता है, उसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो ताकि आपको पता लग सके कि इस समय आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट का कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे आप प्लानिंग वगैरह जो है वो कर सको, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको एक तो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस इस समय है उसके बारे में बताता है, साथ ही साथ चेंज कितना आया है उसके बारे में भी आपको जो है वो बताते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना था और फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना बैलेंस हुआ और कितना चेंज हुआ, उसके बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बताता है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उनको जो है रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अपने कैश पोजीशन के बारे में जान सकें। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट होते हैं। वो 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं? पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज है जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका मेन बिजनेस क्या है? फर्नीचर बनाना और उसे मार्केट में सेल करना। ये क्या है? कोर बिजनेस ऑपरेशन है, ठीक है। इससे ही यह पैसा जो है वो मेनली कमाती है। तो ये कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर उसके बाद फर्नीचर को बनाना, वेजेस पे करनी, सैलरीज पे करनी, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है उसे हम इस हेड के अंदर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कुछ यहाँ पर एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको प्रोडक्शन करनी है, फर्नीचर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मशीन्स चाहिए होंगी, ठीक है। और मशीन्स के साथ साथ जहां पर आप फर्नीचर बनाओगे उसके लिए एक बिल्डिंग जो है वो चाहिए होगी जहां पर अपना काम जो है वो कर सको, ठीक है। तो हमें बहुत सारी यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो है वो परचेज करना होता है। तो एसेट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करना, उसे सेल करना, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है और इससे जो भी कैश फ्लो होता है वो इस हेड के अंदर जो है वो शो किया जाता है। फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब आप फंड रेज करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहां पर शेयर्स को इशू किया ताकि आप कैपिटल जो है वो रेज कर पाओ, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है वो आपकी यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। तो जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जिसके अंदर आप फंड रेजिंग कर रहे हो, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो इस हेड के अंदर जो है वो शो की जाती है। इससे जो भी कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो जो है वो होता है। तो 3 यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जिसके अंदर आप वेरियस एक्टिविटीज से जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे जो है वो शो करते हो, ठीक है। अब क्योंकि आप इन तीनों कंपोनेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो हो रहा है उसका मीनिंग क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज रिलेटेड टू कंपनीज प्राइमरी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कंपनी की जो प्राइमरी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, यानी कि कोर बिजनेस ऑपरेशंस है, उससे जो भी कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज आ जाती है? तो पहला आ जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अगर मान के चलिए आप गुड्स को एक्वायर कर रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या फिर कोई सर्विस ले रहे हो किसी सर्विस कंपनी से, ठीक है, जैसे मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह ले रहे हो, तो ये आपका कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो ये जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेड के अंदर जो है वो शो किया जाएगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये कैश इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा? देखो जब आप गुड्स को खरीदोगे या फिर कोई सर्विस लोगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट करोगे तो ये आउटफ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। चाहे आप कैश पे करो चाहे बैंक से पेमेंट करो, पैसा तो आपके बिजनेस से जाएगा ही जाएगा। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगर आपने जो गुड्स बनाए, जैसे आपने जो फर्नीचर बनाया उसकी आप सेल करते हो या फिर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो, कोर्सेज दे रहे हो, तो ये भी आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
और ये आपका कैश इनफ्लो होगा क्योंकि इससे पैसा आपके पास आएगा। उसके बाद वेजेस, सैलरीज, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ये पेमेंट्स है यानी कि ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीबल्स, ठीक है, तो जो ट्रेड रिसीबल है उससे आपको जो रिसिप्ट हुई है। ट्रेड रिसीबल्स क्या होते हैं? जब आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो, आप जब क्रेडिट पे सामान बेचते हो तो फ्यूचर में जो भी पैसा आपको मिलने वाला होता है वो ट्रेड रिसीबल होता है, और ट्रेड रिसीबल से जो भी पैसा मिलता है वो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड होता है, और पैसा मिलता है हमें यानी कि पैसा रिसीव होता है, तो ये आपका आएगा कैश इनफ्लो के अंदर। उसके बाद पेमेंट टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? अगर आप क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हो, बाय करो, जैसे आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीद लिया, तो जो आपको पेमेंट फ्यूचर में करनी है वो ट्रेड पेबल होगा। तो जब आप पेमेंट्स कर दोगे ट्रेड पेबल्स की, तो बेसिकली कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि आपने पेमेंट जो है वो की है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, which section of cash flow statement includes cash flow from purchase, sale of long term assets such as property, plant and equipment। तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो कौन सा सेक्शन होता है जहां पर लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज और सेल्स से रिलेटेड जो भी कैश फ्लोज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेक्शन होता है जहां पर लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज और सेल से जो भी कैश फ्लो जनरेट होते हैं, चाहे कैश इनफ्लो है चाहे कैश आउटफ्लो है, उसको जो है वो शो किया जाता है। क्लियर है? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? पहला है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। तो अगर आप फिक्स एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, जैसे कि परचेज कर रहे हो, तो जब परचेज कर रहे हो तो पेमेंट करनी पड़ रही है आपको, तो ये कैश आउटफ्लो होगा। सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, जब आप फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये कैश इनफ्लो होगा। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज को बाय कर रहे हो, तो एक्विजिशन सिक्योरिटी की बात करें, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया उसको खरीद रहे हो, तो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, कैश आउटफ्लो होगा। अगर सिक्योरिटीज की सेल करें, पैसा आपके पास आएगा, ये कैश इनफ्लो होगा। लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड टू थर्ड पार्टीज, अगर आपने थर्ड पार्टी को कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो इससे भी आपका कैश आउटफ्लो जो है वो होगा। ये सभी एक्टिविटीज जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन के अंदर शो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेजिंग कैपिटल एंड मैनेजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके अंदर कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करती है, फंड रेज करती है, साथ के साथ अपने कैपिटल जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसे भी मैनेज करती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू आप जो है वो बेसिकली कैपिटल जो है वो रेज करते हो, कैपिटल रेज करते हो ताकि उससे आप अपने जो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसको परफॉर्म जो है वो कर सको। तो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती है? पहला, इक्विटी शेयर्स और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट को जब हम इशू करते हैं, जैसे आप इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो इससे आपके पास पैसा आएगा, तो ये कैश इनफ्लो होगा। इशुएंस ऑफ डिबेंचर, लोन्स एंड एडवांसेस, तो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, तो इससे भी आपके पास पैसा आएगा यानी कि कैश इनफ्लो होगा। उसके बाद रीपर्चेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आप अपने इक्विटी शेयर्स को रीपर्चेज करो, रीपर्चेज करने का मतलब क्या है कि कंपनी ने पहले अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचे, फिर उसके बाद इन्वेस्टर से वापस उन शेयर्स को खरीदा। जब कंपनी खरीदेगी तो उसे इन्वेस्टर का पैसा वापस करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डिबेंचर रिडम्पशन, तो अगर आप अपने लोन को वापस कर रहे हो, ठीक है, या फिर डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, तो यहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये कैश आउटफ्लो हुआ। क्योंकि अगर आप बैंक से आपने बोरोइंग किया तो उसको आप लोन का पैसा वापस करोगे, अगर डिबेंचर होल्डर्स है उन डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो यानी कि डिबेंचर उनसे वापस ले रहे हो, तो उनका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपको वापस करना पड़ेगा ना, तो ये कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो शेयर्स के ऊपर बेसिकली कंपनी डिविडेंड पे करती है जब वो प्रॉफिट कमाती है, तो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है यानी कि ये कैश आउटफ्लो होगा, बिजनेस से पैसा इन्वेस्टर के पास जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स, डिबेंचर और लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट, तो ये भी आपका कैश आउटफ्लो ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 3 सेक्शन थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल थी, आपने यहाँ पर जो है 10,000 रुपये कैश जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो ये जो मूवमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही हो रही है, आपस में ही हो रही है,
तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है वो ना तो डिक्रीज होता है ना ही इंक्रीज होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपस में जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आपको जो कैश फ्लो हो रहा है उसके अंदर आपको दो तरह के कैश फ्लोज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आप लोन की रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर एक तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो और एक आप प्रिंसिपल अमाउंट की यहां पर रिपेमेंट कर रहे हो। अगर आप ईएमआई की एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो यहां पर जो कैश फ्लो है वो दो तरह का हो रहा है। एक इंटरेस्ट बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट हम कर रहे हैं वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। तो दो है। तो ऐसे अगर कोई ट्रांजेक्शन हो तो वहां पर आपको पहले कैश फ्लो को क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर उसकी नेचर के हिसाब से उसे पर्टिकुलर सेक्शन में जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग में, अगर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, जो एक्सचेंज रेट है उसको ध्यान में रखना, और एक्सचेंज रेट के ऊपर हमें फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर फिर उसे जो है रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। जैसे अगर आपको डॉलर्स रिसीव हो रहे हैं तो पहले आप उसके इक्वल रुपीस की कितनी वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए, फिर उस वैल्यू पे जो है वो रिकॉर्ड के लिए, तो आपको एक्सचेंज रेट को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेस है, आप अपने इनकम के ऊपर जो भी टैक्सेस पे कर रहे हो उनको भी आपको सेपरेटली जो है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। और ये जो टैक्सेस है वो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाती है। हालांकि अगर क्लियरली बोला गया है कि ये जो टैक्सेस है वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड, तब आप उस सेक्शन के अंदर शो करते हो। अदरवाइज जो टैक्सेस होते हैं इनकम के अंदर ऊपर, उसको हमेशा हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही शो जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कैश फ्लो रिलेटेड टू एक्वायरिंग डिस्पोजिंग ऑफ सब्सिडीज। अगर कोई मान के चलिए कंपनी है, वो यहाँ पर नई सब्सिडीज को एक्वायर कर रही है, डिस्पोज कर रही है, सेल कर रही है, या फिर अदर बिजनेसेस को एक्वायर कर रही है और एक्वायर करने के बाद उसकी सेल कर रही है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको सेपरेटली जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इन्हें जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड थे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम अपनी कैश की जो पोजीशन है उसके बारे में जान सके कि हमारे पास कितना यहाँ पर कैश अवेलेबल है, हमें और कितने कैश की जरूरत है, कहीं सरप्लस में तो नहीं हमारे पास है। ठीक है, ये सारी चीजें जान सके, साथ ही साथ हमारी पोजीशन कितनी चेंज हुई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में, वो भी हम यहाँ पर जान पाए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन सेक्शंस होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं उसको हम सेपरेटली जो है इन सेक्शंस के अंदर जो है वो डिस्क्लोज करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ स्टेटमेंट, dash is a statement which shows the source from which funds are obtained and uses to which fund are put. It show inflow outflow of funds of asset or a company. देखो एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर कंपनी के अंदर जो भी फंड्स में मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो भी फंड्स हमारे पास आ रहे हैं, फंड का इनफ्लो हो रहा है, और जो भी फंड्स हमारे पास से जा रहे हैं, जो भी फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है उसे हम यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इस स्टेटमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि कहाँ से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं और कहाँ पर हम उन फंड्स को यूज करें, यानी कि यूटिलाइज करें। तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्कोप है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनसे जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है। इसके अंदर हम फंड्स की बात करते हैं, और फंड्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आते ही हैं, साथ के साथ हमारी जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, वो भी यहाँ पर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है एज कंपेरिजन टू कैश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज फंड फ्लो स्टेटमेंट प्राइमरी शो? जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो प्राइमरी किस चीज को शो करता है?
तो इसका आंसर रहेगा हमारा चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन बिटवीन द बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, वो समय के साथ उसमें यहाँ पर क्या जो है वो चेंज आया है, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हुई है या फिर वीक हुई है, इसके बारे में हमें जो है वो पता लग जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश की जो पोजीशन होती है उसमें जो चेंज आता है उसके बारे में बताता है, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें जो चेंज आता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड्स और एक होता है यूजर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स की बात करें, सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब है जहां से कंपनी के पास फंड्स आते हैं, और यूजर्स ऑफ फंड्स का मतलब है जहां पर कंपनी उन फंड्स को यूटिलाइज करे यानी कि यूज कर रही है। अगर हम सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करें तो पहला सोर्स है आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड्स आते हैं कैसे? पहला इंक्रीज इन इक्विटी, अगर एक कंपनी की इक्विटी यहां पर इंक्रीज हो गई, जैसे मान के चलिए पहले कंपनी की जो इक्विटी थी वो 2 लाख रुपए थी। ठीक है, और कंपनी ने 10,000 शेयर्स और यहाँ पर जो है वो इश्यू कर दिया, यानी कि 1 लाख के शेयर्स यहाँ पर और इश्यू कर दिया, अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए। ठीक है, तो यहां पर अब जो इक्विटी का बैलेंस होगा वो 3 लाख रुपए जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इक्विटी इंक्रीज हुआ, और इक्विटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि कंपनी के पास यहां पर फंड्स आए, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स है फंड्स का। उसके बाद डिक्रीज इन रिजर्व्स। ठीक है, देखो अगर मान के चलिए कंपनी के पास 5 लाख के रिजर्व्स हैं, जिसमें से उसने 2 लाख के रिजर्व जो है उनको यूटिलाइज करने के लिए रिजर्व से बाहर निकाल लिया है। अब रिजर्व का बैलेंस कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बचा है। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पास फंड्स आ चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, उसको हम किसी भी पर्पज के लिए यूज जो है वो कर सकते हैं। तो अगर रिजर्व्स में डिक्रीज होता है तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस के अंदर ही आ जाता है। अब जिनको रिजर्व्स का मतलब नहीं पता, तो देखो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंटेज कंपनी अपने पास फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लेती है। जैसे अगर मान के चलिए कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें से वो 2 लाख रुपए अपने पास रिजर्व करके रख रही है, तो ये आपका रिजर्व्स कहलाएगा। और जब आप इसमें से पैसे निकाल लोगे, यानी कि रिजर्व जब डिक्रीज होंगे, तो आपके पास फंड्स आएंगे। उसके बाद है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो तो उससे आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जब वो इंक्रीज होंगी तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है फंड्स आए होंगे ना। अगर आपने मान के चले आपके पास लॉन्ग टर्म बोरविंग्स पहले 5 लाख की थी, आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से लॉन्ग टर्म, तो 6 लाख की लॉन्ग टर्म बोरविंग्स होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरविंग्स इंक्रीज होगी, तो 1 लाख रुपए आपके पास यहाँ पर फंड आया है। उसके बाद डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट। अगर आप अपने एसेट को सोल्ड करते हो, जैसे 5 लाख की एसेट थी, 2 लाख की एसेट आपने सेल कर दी, सेल करिए तो 2 लाख रुपए आपके पास आएंगे, 2 लाख रुपए आएंगे, और जो एसेट है उसकी वैल्यू 2 लाख से डिक्रीज हो जाएगी। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। उसके बाद यूज ऑफ फंड्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म यूजर्स कौन कौन से? पहला डिक्रीज इन इक्विटी। डिक्रीज इन इक्विटी का मतलब क्या है कि आपकी इक्विटी पहले से कम हो गई है। पहले से कम कब होगी? जब उसको आप बाय बैक कर लोगे, और बाय बैक करोगे तो यहां पर आपको फंड्स यूज करने पड़ेंगे, तो ये आपका लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फंड है। उसके बाद है इंक्रीज इन रिजर्व्स। इंक्रीज इन रिजर्व्स, तो अगर देखो आप आपके पास मान के चलिए 5 लाख रुपए फंड्स थे, प्रॉफिट कमाया, ये फंड्स है आपके पास, इसमें से 2 लाख रुपए आपने रिजर्व में डाल दे, तो रिजर्व का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, और 2 लाख रुपए फिर आपने यहाँ पर फंड जो है वो यूज कर लिया है रिजर्व को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरविंग। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरविंग थी उसको रिपे कर दिया, यानी कि आपने लोन लिया था 5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का लोन लिया था, आपने उसको रिपे कर दिया, तो अब आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे 1 लाख रुपए से, और डिक्रीज हुई है इस मीन आपने पेमेंट किया, और पेमेंट किया तो वहां पर आपने फंड का यूटिलाइज किया होगा। उसके बाद है इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट। अगर आप नॉन करंट एसेट्स को बाय करते हो तो वहां पर आप फंड्स को यूटिलाइज करते हो, और नॉन करंट एसेट्स को आप बाय करते हो तो उससे नॉन करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। तो ये आपके लॉन्ग टर्म यूसेस और सोर्सेज ऑफ फंड थे। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज की, तो वो भी सेम है। पहला है इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरविंग। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स में इंक्रीज हो गया है, आपने शॉर्ट टर्म बोरविंग्स कर लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिया है, तो आपके पास फंड्स आए होंगे। या फिर करंट एसेट डिक्रीज हो गया, मतलब करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो कि हम एक साल में ही यूज कर लेते हैं। तो अगर आपने करंट एसेट्स को सेल कर दिया है या फिर उसको यूज कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा आएगा, फंड्स आएंगे। शॉर्ट टर्म यूजर्स, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरविंग्स। अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरविंग्स की रिपेमेंट कर दी है, साथ के साथ इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपने नई करंट एसेट्स को क्रिएट किया है, और नई एसेट्स को क्रिएट करने का मतलब क्या है? आपने यहां पर फंड को यूटिलाइज किया। जैसे इन्वेंट्री की बात करें, आपने इन्वेंट्री
इंक्रीज कर दिया, यानी कि ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस किया है। तो प्रोड्यूस किया होगा, तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे होगे तो वहां पर आपको फंड्स की जरूरत पड़ी होगी, आपने फंड्स को यूज किया होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इन्वेंट्री को इंक्रीज करने के लिए। तो ये आपका यूज ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा, यूज ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ऑल इज क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो होगा फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो हमने कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया है। आप कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। ठीक है, और हमारी जो वीडियोस की ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, और जो पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो अपडेटेड रहता है। तो हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। तो आप फटाफट से हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDN। तो इस कूपन कोड का यूज करके आप फटाफट से हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। और ये जो कूपन कोड है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो कोर्सेज पे एप्लीकेबल होता है, जहां पर आपको जेआईबी के चारों जो पेपर्स है वो यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो देर मत कीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिला है, तो फटाफट से कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट का मतलब समझेंगे कि फाइनल अकाउंट बेसिकली होता क्या है। तो देखो, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम सिस्टमैटिक मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो हम उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की समरी बनाने के लिए कुछ यहाँ पर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमने बेसिकली अपने जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी एक समरी जो है वो प्रिपेयर की, ताकि हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो पता लग सके। तो ये जो अकाउंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बारे में जान सके। तो इन अकाउंट को ही हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग जो बैंक्स होती हैं वो भी एक तरह की कंपनी होती है, तो उन्हें भी अपने यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो है वो बनाने पड़ते हैं, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो जान सके। मीनिंग फिर से एक बार बता दूं, फाइनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनीज बनाती है, ताकि वो अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी प्रिपेयर कर सके और उससे अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके। आई होप आपको ये फाइनल अकाउंट का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक प्रीवियस लेक्चर हो चुका है, तो उसको भी एक बार जरूर जाकर गो थ्रू कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न बाय। हमारे देश के अंदर जो बैंकिंग कंपनीज है वो किस एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है, यानी कि रेगुलेट की जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे देश का मेन एक्ट है जो कि हमारे देश के अंदर बैंकों को रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है, यानी कि इसके रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बैंक अपने फंक्शंस को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि बैंक सही तरीके से काम जो है वो कर सके। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज इंक्लूड। तो बैंकिंग कंपनीज के जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दो अकाउंट है, एक है बैलेंस शीट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को बैंक इसीलिए बनाती है ताकि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की एक समरी बना सके और उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है या फिर वीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंपनी यहाँ पर बनाती है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनीज को बताते हैं कि उन्होंने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस कमाया है, और प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे ही वो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो जान पाते हैं। तो ये दो अकाउंट जो है वो बैंकिंग कंपनीज को बनाने पड़ते हैं। उसके बाद देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज।
तो फाइनल जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, हम क्यों फाइनल अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, देखो मेन पर्पस क्या है फाइनल अकाउंट को बनाने का, मेन पर्पस यही है कि हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, ताकि उसके बेसिस पे हम कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सके, आगे की जो प्लानिंग है वो कर सके। ठीक है, तो मेन पर्पस यही होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जाना जा सके, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठी की जा सके, ताकि उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट 1949 बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। देखो हमारे देश के अंदर बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर बैंकों के लिए जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका एक पूरा फॉर्मेट जो है वो दिया गया है थर्ड शेड्यूल के अंदर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, और बैंक जब भी अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है तो वो इस फॉर्मेट को ही फॉलो जो है वो करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है फॉर्म ए। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर फॉर्म ए में दिया गया है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्म बी में जो है वो दिया गया, और इसी फॉर्मेट को बैंक फॉलो करती है जब भी वो अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिपेयर जो है वो करती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर बेसिकली कुछ शेड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को बैंक जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि शो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो शेड्यूल होता है वो डील करता है कैपिटल के साथ। तो अगर हम बैंक की कैपिटल की बात करें कि एक बैंक कैसे कैपिटल को शो करती है अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो अगर हम नेशनलाइज बैंक की यहां पर बात करें, नेशनलाइज बैंक की बात करें तो उनकी जो भी कैपिटल है, जो भी कैपिटल है जैसे 10 लाख 5 लाख, तो उसे एज इट इज उसे अपने बैलेंस शीट में जो है वो शो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसी फॉरेन बैंक की, ऐसी बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उन्हें स्टार्टअप कैपिटल यानी कि जब वो ब्रांच इंडिया के अंदर स्टार्ट करी थी, जब वो कैपिटल लेकर आई थी इंडिया के अंदर, साथ ही साथ उसने आरबीआई के पास जो डिपॉजिट करवाया है, उन दोनों चीजों को कैपिटल के अंदर जो है वो शो करना पड़ता है। फिर से बता दूं कि अगर कोई फॉरेन बैंक है तो जब वो इंडिया के अंदर आई थी तो जो वो स्टार्टअप कैपिटल लेकर आई थी और उसने जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखा गया है, इनको इनका टोटल करके जो बनता है उसको एज अ कैपिटल जो है फॉरेन बैंक जो है वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं शेड्यूल 1 के अंदर। बाकी की जो बैंक्स हैं उनको सेपरेटली ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल को जो है वो शो करना पड़ता है, यानी कि सेपरेटली ये सारी चीजें जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि बैंक की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। ठीक है, उसके बाद देखो डिपॉजिट्स आर रिलेटेड विद विच शेड्यूल। देखो डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक की एक तरह की लाइबिलिटी होती है। तो जितने भी यहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो किस शेड्यूल के अंदर जो है वो आता है, किस शेड्यूल के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको जो है वो शो किया जाता है, चाहे वो एफडी है, चाहे वो आरडी है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट है या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द शेड्यूल्ड 8 इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज इंक्लूड डिटेल्स ऑफ। तो हमारा जो शेड्यूल 8 है बैलेंस शीट का वो बेसिकली बैंक की इन्वेस्टमेंट के साथ डील करता है, यानी कि बैंक ने जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है। तो शेड्यूल 8 के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती है, किसकी डिटेल जो है वो इंक्लूड की जाती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बैंक ने जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो भी डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस सभी की जो डिटेल्स है वो शेड्यूल्ड 8 इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो शो किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बैंक ने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। ओके, उसके बाद देखो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स आर शोन अंडर विच शेड्यूल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो भी यहां पर बैंक बिल परचेज करता है, डिस्काउंट करता है, जो भी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी टर्म लोन होता है, वो उसको किस शेड्यूल के अंदर जो है वो शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर।
तो जो शेड्यूल का जो नाम है वो है एडवांसेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बैंक बेसिकली यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, चाहे वो हम बिल परचेज की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, टर्म लोन की बात करें, ओवरड्राफ्ट की बात करें, तो बैंक जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, वो बेसिकली शेड्यूल्ड 9 एडवांसेस के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अदर एसेट्स आर रिलेटेड विद विच शेड्यूल, तो जो हमारी अदर एसेट्स है वो बेसिकली किस शेड्यूल के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। तो इसका जो आंसर है वो है शेड्यूल नंबर 11। देखो अदर एसेट्स के अंदर जो ऐसे एसेट जो कि फिक्स एसेट की कैटेगरी में नहीं आती हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग एसेट जो है वो अदर एसेट की कैटेगरी में आती है। तो वो सारी जो अदर एसेट्स हैं वो शेड्यूल नंबर 11 के अंदर जो है वो आ जाती है। उसके बाद देखो विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो कौन सी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैंकिंग कंपनीज की जो कि बैंक की इनकम, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो है वो बताती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बैंक ने नेट इनकम या फिर प्रॉफिट कमाया है उसके बारे में जो है वो बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर द सेक्शन 29 टुगेदर विद ऑडिटर रिपोर्ट अंडर द सेक्शन 30 मस्ट बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन। देखो जो हमारा सेक्शन 29 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो बैंक है उन्हें यहाँ पर 3 कॉपीज जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो 3 कॉपीज है वो ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करवानी पड़ती है। तो ये कितने टाइम पीरियड में सबमिट करवाना पड़ता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे। फटाफट से बताइए कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सबमिट करवाया जाता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो जो हमारा मतलब जो हमारा कैलेंडर ईयर जब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, ठीक है, तो उसके 3 महीनों के अंदर अंदर में, 3 महीनों के अंदर अंदर में ये जो बैलेंस शीट की कॉपीज है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपीज है वो बैंकों को, आरबीआई को जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है और इस क्लियर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो इससे पहले जो हमारे सेशंस हो चुके हैं एएफएम के, तो उनको भी एक बार जरूर यहाँ पर जाकर गो थ्रू जो है वो कर दीजिएगा। तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को एक बार जरूर जाकर यहाँ पर गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। और ऐसे ही हम एएफएम के और सेशंस आपके लेकर आते रहेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को जो है वो ज्वाइन करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एएफएम की वो अच्छे तरीके से हो सके और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एएफएम एग्जाम को क्लियर जो है वो कर सको। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।